हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो जैव प्रक्रम का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आप लोग फर्स्ट पार्ट देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा। और अब उसी का हम लोग दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, श्वसन, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पोषण चीजें पढ़ ली थी। पोषण में सारी जो चीजें थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए थे, वो सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ लिए थे। अब आइए हम लोग आज जैव प्रक्रम प्रोसेस का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, जो कि कहाँ से शुरू होगा? श्वसन से। तो आज हम लोग श्वसन, इट मीन्स रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जैव प्रक्रम में, मैंने पिछले क्लास में ये आपको बताया था कि जैव प्रक्रम के कितने प्रोसेस होते हैं? टोटल 4, क्योंकि किसी भी लिविंग बींग्स में जो प्रक्रिया इन्वॉल्व होता है, जो प्रक्रिया होता है, ठीक है, वो 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पोषण। दूसरा श्वसन। तीसरा उत्सर्जन। और जो चौथा होता है वो क्या होता है? संवहन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें इन चारों प्रोसेस को, मतलब कि पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा संवहन और चौथा उत्सर्जन। ठीक है, यही हमें 4 टॉपिक्स इस जैव प्रक्रम में कवर करने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पोषण वाला जो पोर्शंस था वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पोषण वाला टॉपिक कवर किया था। ठीक है, पूरा हम लोगों ने पोषण के बारे में सब डिटेल में पढ़ लिया था, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अभी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वसन। ठीक है, श्वसन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है लिविंग बींग्स का। विदाउट श्वसन कोई भी लिविंग स्टेट में नहीं रह सकता है। तो सेकेंड जो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग वो होगा श्वसन। उसके बाद थर्ड संवहन, इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि संवहन में हम लोग बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलता है, ठीक है, क्योंकि एक जो उत्सर्जन होता है बेसिकली वेस्टिजियल प्रोडक्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। तो बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? किडनी। ठीक है, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या कह सकते हो कि जो एक्सक्रीटरी आर्गन होता है, जो उत्सर्जी अंग होते हैं, उसके बारे में इसमें हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो फिलहाल में इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप लोग इसको देख लीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो टोटल ओनली फॉर रेस्पिरेशन के लिए है, जो कि सेकेंड प्रक्रिया है जैव प्रक्रम का। तो आइए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम का। लेकिन इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको श्वसन के बारे में तो पता ही होगा कि श्वसन कैसा होता है। जस्ट इसको हम एक्सप्लेन करें तो जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये पोषण का जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि पोषण में क्या था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते थे वो ग्लूकोज का क्या करते थे? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? श्वसन में बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है। और ग्लूकोज के विघटन से क्या बनता है? CO2, ठीक है, H2O, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का, पोषण में जो ग्रीन प्लांट्स थे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे थे, और मतलब जो ग्रीन प्लांट्स थे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे यहाँ पे, और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का डिसोसिएशन ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम पार्टिकुलर श्वसन को डिफाइन करें कि ये रेस्पिरेशन, इट मींस श्वसन होता कैसे है, ठीक है,
तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थों के मतलब कि फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा निकलता है, ठीक है, उसी को हम रिस्पायरेशन में बदल सकते हैं, रिस्पायरेशन के थ्रू परिभाषित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि श्वसन, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्योंकि बेसिकली आप लोग तो किसी के माइंड में भी ये भी आता होगा कि अरे हम तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये भी तो श्वसन का ही पार्ट है। हाँ सही है, वो भी श्वसन का ही पार्ट है, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे। वो जो चीजें आप सोच रहे हो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, वो प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। इट मीन्स वो ब्रीथिंग होता है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे अगर हम पार्टिकुलरली डिफाइन करें तो ये हमें एनर्जी से रिलेटेड कर रहा है। मतलब कि श्वसन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी को कहाँ से ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी को मैक्सिममली एनर्जी कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। तो भोजन का कहीं ना कहीं से पाचन तो होगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पोषण पूरी अच्छे तरीके से कवर किया था। तो जब भी भोजन का पाचन होता है, मतलब जब भी फूड का डाइजेशन होता है, तो वहां से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि एनर्जी निकलती है। और जब एनर्जी निकलती है उसी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है तो मैं इसको कवर कर देता हूँ, बना देता हूँ। ठीक है, और दूसरा आगे भी मैंने लिखा हुआ है कि जीव इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों को करने के लिए करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो जीव होते हैं, ठीक है, वो श्वसन के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी का उपयोग करके जैव प्रक्रम के प्रक्रिया के लिए अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये श्वसन होता कितने प्रकार का है। ठीक है, ये जो श्वसन होता है ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम डिफाइन करें तो ये जो श्वसन होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन, या इसी को हम कह सकते हैं वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब ये तो चीजें आपको नाम से ही क्लियर होंगी। ऑक्सी को हम क्या कहते हैं, एरोबिक। ओके, एरोबिक रिस्पिरेशन, क्योंकि जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये जो अनऑक्सी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक, मतलब कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कंप्लीट होता है। एक कॉमन सा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए और एनारोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति कंपल्सरी नहीं होता है। बेसिकली जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं या हम लोग हैं तो हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं की बात कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो वो क्या करते हैं, अनऑक्सी श्वसन या एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। और इसी प्रक्रिया को इनको आगे की इन्हीं की प्रक्रिया को बोला गया है किण्वन, क्योंकि ये क्या करते हैं, ठीक है, आगे ये क्या करते हैं, ये चीजों को ब्रेक कर देते हैं। जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन ऐसे, किण्वन मतलब कि इसको हम इंग्लिश में भी जान लेते हैं, ये इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब कि किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
किसी भी मैटर को ब्रेक कर दिया जाता है उसके लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। किण्वन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जो यूज करते हैं ब्रेड वगैरह, या अल्कोहल का यूज करते हैं, या फिर विनेगर्स का यूज करते हैं, सिरका का यूज करते हैं, ठीक है, जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है हम लोगों को वैक्सीन के थ्रू में। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो फर्मेंटेशन मतलब कि किण्वन के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो अनऑक्सी श्वसन होते हैं जो बैक्टीरिया करते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंस मैंने बता दिया कि जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के थोड़ा सा ऐसे रहेगा, हाँ, इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण आग से कृत होकर के CO2 तथा जल में विखंडित हो जाता है। अब एक तो कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया ऑक्सी और अनऑक्सी में, कि ऑक्सी में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और अनऑक्सी में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अब एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, इनके प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस होता है। ऑक्सी की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सी श्वसन का जो प्रोडक्ट होता है वो CO2, H2O और यहां से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये ऑक्सी श्वसन का होता है, मतलब कि ये ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनऑक्सी की, तो अनऑक्सी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें C2H5OH मतलब एल्थिल एल्कोहल, ये किसका फार्मूला है, इसको हम कहते हैं ये एथिल एल्कोहल। आप लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल है, ठीक है, एथिल एल्कोहल देता है, प्लस सम ऑफ ऑक्सीजन देता है और सम ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स में ये ऑक्सी श्वसन का होता है और ये अनऑक्सी श्वसन का होता है। तो इनके प्रोडक्ट्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने वही यहाँ पे अनऑक्सी श्वसन का भी डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि जिस श्वसन के प्रक्रम में, मतलब जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव अगर हम बात करते हैं कुछ बैक्टीरियाज की, तो जैसे कि ईस्ट की हम बात कर लें, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट किसे कहते हैं, ईस्ट क्या है, आप लोगों को पता ही होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, बताइएगा मुझे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ईस्ट क्या है, एक कवक है। क्या है, एक कवक है। ठीक है, तो ईस्ट एवं कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे कि एस्कैरिस, ठीक है, ये अनऑक्सी श्वसन करते हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में हम डिफरेंस समझ लेते हैं, जो चीजें मैंने बताया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं, इसको हम समझ लेते हैं, मतलब ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर। ठीक है, देखिए ऑक्सी श्वसन इधर है और इधर अनऑक्सी श्वसन है। अगर हम ऑक्सी श्वसन की बात करें तो ऑक्सी श्वसन में देखिए इसमें 3 कार्बन अणु वाला जो कार्बन होता है, मतलब इसमें 3 कार्बन अणु वाला यौगिक उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 कार्बन अणु ATP, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि ATP बेसिकली हमें इसके द्वारा क्या मिलता है, ATP मिलता है। ATP क्या है, इसको हम क्या अभी इसकी इसी में हम इसको मेंशन करेंगे ATP। फिलहाल में ATP का फुल फॉर्म आप लोग समझ जाइए, जिस आपको ATP का फुल फॉर्म आना चाहिए, ATP ADP ये दोनों को आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो ADP का फॉर्म होता है, ADP का फुल फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये ATP और ADP के कॉमन डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं और इसको हम एडिनोसिन
डाइफॉस्फेट कहते हैं। और ये दोनों ही, अब चूंकि एटीपी को हम क्या कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एनर्जी कॉइन ऑफ सेल्स कहते हैं, क्योंकि सेल्स के अंदर बेसिकली जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर्ड होती है। ठीक है, इसको हम बताते हैं फिलहाल में। तो यहाँ पे 3 कार्बन अणु वाला एटीपी उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा जो ऑक्सीशोषण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान इसमें एटीपी मैक्सिममली एटीपी को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है सेल के अंदर, लेकिन यह साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब कि कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, ये डिफरेंस दूसरा हो गया। तीसरा, जो ऑक्सीशोषण होता है ये उच्च वर्गीय जीवों में होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले कंडीशन में पिछले टॉपिक में बताया है, और यह निम्न वर्गीय जीवों में पाया जाता है। जो अनऑक्सीशोषण होता है यह निम्न वर्गीय जीवों में पूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, ये कॉमन सा डिफरेंस था। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन हमसे पूछ जाता है कि अनऑक्सी और ऑक्सीशोषण में डिफरेंस लिखिए, अंतर लिखिए, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, ग्लूकोज के डिसोसिएशन का कुछ वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक साथ दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितने कंपाउंड का होता है, 6 कार्बन कंपाउंड का होता है, मतलब 6 कार्बन अणु का होता है। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म में डिसोसिएशन होता है और ये किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये कितने कार्बन का हो जाता है, 3 कार्बन का हो जाता है, और कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हायर एजुकेशन में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, बेसिकली 11th में नेक्स्ट ईयर आपको ये पढ़ना पड़ेगा श्वसन, जब हम लोग ह्यूमन का पढ़ेंगे तो। ठीक है, मानव का पूरा 11th में एक पूरी चैप्टर है। ठीक है, बहुत डिटेल में हमें फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ना होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस फिलहाल में इतना जानिए कि ग्लाइकोलिसिस हमें रेस्पिरेशन में, श्वसन में ही पढ़ना होता है, और बेसिकली जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में ब्रेक डाउन करते हैं, टूटते हैं, तो इनका साइटोप्लाज्म में डिसोसिएशन होता है। ठीक है, उसी को बोला गया है ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ से 3 वे सामने आता है, एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एक ऑक्सीजन का अभाव, और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में डिफाइन किया गया है, ऑक्सीजन का जो अभाव है वो हमारे मसल सेल में डिफाइन किया गया है, और ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो माइटोकॉन्ड्रिया में डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अनुपस्थिति की, तो अनुपस्थिति में ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी देता है। ठीक है, ये क्या देता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रोडक्ट देता है। एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल, C2, हाँ इसको हम एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इसका मैंने आपको फॉर्मूला जस्ट ऊपर लिखा था, क्या, C2H5OH। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल या एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये हमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मिलता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की अभाव रहे तो फिर ये हमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होकर के मिलता है, किसमें, लैक्टिक अम्ल में, और प्लस यहाँ से कुछ जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा रहता है। ठीक है, मतलब CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है, ये हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम श्वसन में समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देख लेते हैं। भाई मछली है, मछली आपको तो पता ही होगा, मछली कैसा जीव है, जलीय जीव है, एक्वेटिक है, जल में रहने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिकली या तो अपने गलफड़ से सांस लेगा या तो गिल्स होंगे। ठीक है, इसके साइड में गिल्स होते हैं, ये वहीं से अपना श्वसन कंप्लीट करता है। अच्छा, मच्छर की हम बात करें जो कि क्या आर्थ्रोपोडा मेंबर है। ठीक है,
कीट हैं। अगर मच्छर की बात करते हैं इसमें श्वास नली या फिर इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। श्वास नली के द्वारा ये अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। केचुआ एनेलिडा मेंबर है, ठीक है। तो केचुआ बेसिकली ये अपने स्किन से लेता है, त्वचा से लेता है, ठीक है। इसमें कोई आर्गन नहीं होते हैं, स्पेशली आर्गन नहीं होते हैं। अब ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये लंग्स या फिर फेफड़ा के द्वारा कंप्लीट करते हैं अपने रेस्पिरेशन को, ठीक है। अब आइए हम आगे चलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले ये मैंने कुछ फ्लो एक वे बनाया है, एक तुलना करके हमने दिखा दिया है कि कहाँ से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले नासा द्वार, नजल, ठीक है। यहाँ से जो वायु है वो इंटर करता है और ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी से कंठ और श्वास नली में होते हुए, ठीक है, ये सीधे जो है श्वसनी में इंटर करता है, ठीक है। श्वसनी से फिर ये श्वसनिका में इंटर करता है और श्वसनिका से फिर ये लंग्स में चला जाता है, जो कि दो लोब में डिवाइड होते हैं। और लंग्स के नीचे अगर हम बात करें तो डायफ्राम होता है। लंग्स में ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कूपिका कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। और फिर यहाँ से ये सीधे ब्लड वेसल्स में चला जाता है, रुधिर वाहिका में चली जाती है और रुधिर वाहिका से फिर ये हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, जहाँ से फिर ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ब्लड ऑक्सीजनेट कर जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये डायग्राम है लंग्स का। तो ये डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। इसका ये जो ऊपर वाला रीजन होता है, ठीक है, ये नजल कैविटी, ठीक है, नजल कैविटी, ये जहाँ से हम लोग श्वसन लेते हैं, ठीक है। नजल कैविटी से जो ऑक्सीजन होता है वो मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा से इधर का जो रीजन होता है ग्रसनी होता है, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से, ठीक है, ये इस तरीके से पहुंच जाता है कहाँ पे, श्वास नली में। और श्वास नली में कार्टिलेज के छल्ले लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो श्वास नली होती है उनकी जो दीवारें होती हैं वो आपस में चिपक न पाए, ठीक है। तो ये जो श्वास नली होती है वो यही काम करती हैं। तो ये सीधे जो है ग्रसनी से होते हुए नीचे की तरफ आती हैं और आ करके दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही ये डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लंग्स, मतलब कि फेफड़ा, ठीक है। इधर भी और इधर भी दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। और इस फेफड़े के नीचे चले तो ये डायफ्राम होता है, जो कि एक मसल्स होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें रिब्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये लंग्स का प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है, ठीक है। तो ये रिब्स लगे हुए होते हैं जिसके माध्यम से लंग्स प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मनुष्य के शरीर के अंदर वायु कहाँ से, नासा द्वारा मतलब नजल कैविटी द्वारा एंटर करता है, ठीक है। और इसमें उपस्थित बाल व श्लेष्मा वायु के साथ जाने वाली अशुद्धियों को रोक देती हैं, ठीक है। उसके बाद नासा द्वार से अंदर जा चुकी वायु ग्रसनी एवं कंठ से होते हुए कहाँ एंटर करती है, श्वास नली में जाती है, ठीक है। और श्वास नली से फिर श्वसनी के माध्यम से फेफड़ा में पहुंच जाता है और फेफड़ा में चल करके ये दो श्वसनिकाओं में, मतलब कि इस तरीके से ये दो श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और अब चूंकि ये तो क्या हो गया, ऐसे लंग्स का ये जो पोर्शन है ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम होता है और ये सीधे इस तरीके से कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि श्वास नली से होकर के वायु श्वसनी के माध्यम से ये वायु फेफड़ों में प्रवेश करता है और फेफड़ों में दो श्वसनिया, मतलब इनको हम ब्रॉन्ची कहते हैं, ब्रॉन्ची में विभाजित हो जाता है और फिर आगे चल करके यह कई श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाता है और अंततः ये कोपिकाओं में पहुंच जाता है। कोपिकाएं क्या करती हैं, गैसों को ब्लड से मिलाने का काम करती हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लंग्स में भरे हुए होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रुधिर वाहिनियों के द्वारा भेज देते हैं, कहाँ, रुधिर में, और वहां पे ब्लड का क्या हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, ठीक है, और डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है। सांस लेने के बाद जो पसलियां होती हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और डायफ्राम कैसा हो जाता है, एकदम चिपक जाता है, जिसके फलस्वरूप जो वक्षगुहा होता है और थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है, के द्वारा हम वायु अंदर ले लेते हैं, ठीक है, और कूपिकाओं में भर जाती है। कूपिका जैसे ही ऑक्सीजन को पा लेती है वो सीधे श्वसन वर्धक के साथ जुड़ जाती है। श्वसन वर्धक कहाँ होता है, हमारे ब्लड में होता है, ठीक है।
बेसिकली, हाँ सॉरी, श्वसन वर्धक नहीं, वो अलग है। श्वसन वर्धक के साथ जुड़ जाती है और सभी ऊतकों तक पहुंचा देती है। और जैसे ही श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है और यह वर्धक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये इतना था मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। हमने जैसा कि कहा था कि एटीपी भी बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो एक लास्ट टाइम पे हम एटीपी के बारे में भी देख लेते हैं क्या होता है एटीपी। क्योंकि एटीपी का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम एटीपी बोलते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि ये क्या है, ऊर्जा सिक्का के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एटीपी को एनर्जी कॉइन्स के रूप में हम उपयोग करते हैं। बेसिकली ये कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए एटीपी जो होता है, देखिए यहाँ पे मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, चूंकि एडिनोसिन मतलब कि जो एटीपी होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? मतलब जो एटीपी होता है अगर ये ब्रेक करेगा, पहले हम इसकी ब्रेकिंग कंडीशन को देख लेते हैं। जब ये टूटेगा तो ये एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में रिलीज होगा। और जैसे ही ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये रिलीज होगा, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग करेगा और जैसे ही एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा? एटीपी बना लेगा। ठीक है, तो यही इसके फॉर्मेशन की इसकी मैकेनिज्म की यही कंडीशंस हैं। ठीक है, तो एटीपी बेसिकली हम जानते हैं, हमें एटीपी के बारे में क्या जानना है कि ये ऊर्जा सिक्का के रूप में उपयोग किया जाता है। बेसिकली ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये उपयोग किया जाता है, जो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ओके, तो अब इसी के साथ मैं ये आज का जो क्लास है वो क्लोज करता हूँ। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा मेरा वो हम लोग संवहन डिस्कस करेंगे। ठीक है, संवहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज ये वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि आप मेरा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और आप मेरे कोई भी क्लास को मिस ना करें। थैंक यू सो मच।